अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक इशाइया जिसमें आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई। उसमें क्या बात हुई वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो विजुअल्स या जो फुटेजेस सामने हैं ये कम से कम जमहूरियत का एक अच्छा और मस्बत आपको साइड इसलिए दिखा रही हैं कि वो जमहूरियत जो बड़ी टर्मोइल का शिकार थी, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी तनकीद भी होती रही और ये भी कहा गया कि इम्बैलेंस है सिविल मिलिट्री का, उसमें ये एक अच्छी तस्वीर है जहां पे एक आउटगोइंग आर्मी चीफ को एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाइया दे रहे हैं। इट्स ऑल स्माइल्स, मुस्कुराते हैं। जो फौज के तमाम लोग थे दे आर ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली एंड लगता है कि जमहूरियत की कम से कम एक साइड जो पहले आसिफ जरदारी साहब ने के जाने के वक्त वजीर आजम और आसिफ जरदारी साहब की वो इशाइया था जिसमें कहा गया कि ये डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन है, ये लगता है एक और ट्रांजिशन की तरफ बेहतर कदम है। लेकिन ये इकलौता मसला नहीं पाकिस्तान का, जमहूरियत और एहतसाब ये भी बहुत बड़े मसले हैं। सबसे ज्यादा बहस अगर पान में होती है इन्हीं पर होती है। बहुत से लोग तो करप्शन को इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला भी करार देते हैं, लेकिन हमारी जमहूरियत में नारे सब लगाते हैं लेकिन इस बारे में करता कोई कुछ नहीं। आपके मियां साहब के अपने वोटर्स, हमने हल्का N 120 में प्रोग्राम किया, उनके अपने वोटर्स जो बहुत से थे वो भी जो उनके वोट डालने वाले थे चाहते थे कि एहतसाब हो और एहतसाब का आगाज सबसे ऊपर बैठे वजीर आजम साहब से हो। लेकिन इस जमहूरियत में एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से करारदाद असेंबली में पेश की गई। कहते हैं नैब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में और करप्शन को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। जाहिर है ये तो सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट भी ये देख चुकी और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी में भी कहा गया कि नैब अपना काम नहीं कर रही, और ये भी कहा आज की करारदाद में कि इसके लिए नया कानून लाना चाहिए ताकि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो सके। अगर आज आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछें कि क्या मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए, वो कहेंगे बिल्कुल हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है। आप शायद यकीन ना करें लेकिन जरदारी साहब, बिलावल और बाकी जितने भी सियासतदान हैं उनका जवाब भी बिल्कुल यही होगा। अब उनसे अगर एक सवाल पूछे कि अगर खत्म होनी चाहिए तो उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया, कौन सा कानून बनाया, कौन सा कानून बेहतर किया, आखिरी ऐसा क्या काम किया गया जिसको देखकर एक आ जाए आप वाकई करप्शन खत्म करना चाहते हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, मुकम्मल खामोशी होगी। आखिरी करप्शन जो पकड़ी गई हो, किसी वजीर को हटाया गया हो, इनसे ये पूछें उसका जवाब भी 0/0 है। इस मुल्क का कमाल ही ये है कि इस मुल्क में जो हमारी इलीट है, खुसूसन पॉलिटिकल इलीट, ब्यूरोक्रेसी, फौजी जनरल्स, उनके बेटे जो शहजादे इस मुल्क में अरबपति हो जाते हैं और इन शहजादों और शहंशाहों के बच्चे पाकिस्तान से बाहर, जायदादें बाहर, बिजनेस पाकिस्तान से बाहर, इनका जुकाम का इलाज और चेकअप भी पाकिस्तान के अस्पतालों में नहीं बल्कि अमेरिका और लंदन के 5 स्टार हॉस्पिटल्स में होता। और आप उनसे नहीं पूछ सकते कि ये लाइफस्टाइल आपका कहां से आया। यहां तो सिर्फ कुर्सी की बारियां लगती हैं पाकिस्तान में। पैनामा के केस जो है वो अब धक्के खाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक वाटरशेड है। ये केस मुल्क की ताकतवर एलीट के खिलाफ है। एक सवाल जिसका जवाब हम चाहते हैं, जो सबको मिलना चाहिए, कि क्या मुल्क के ताकतवर तबके का एहतसाब हो सकता है या नहीं। यह केस इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ या नवाज शरीफ बनाम इमरान खान नहीं है। इमरान खान के बहुत से ऑपोजिशन है, उनको लोग पसंद नहीं करते, उनके नाकिद हैं, वो आज पाकिस्तान की सियासत में कल नहीं होंगे। इमरान खान से इत्तफाक करने की भी किसी को जरूरत नहीं, लेकिन यह केस इमरान खान का नहीं है। यह लड़ाई है ऐसे निजाम की जिसमें कानून के सामने मुल्क का वजीर आजम और मुल्क का एक आम आदमी बराबर हो। यह लड़ाई इमरान खान और नवाज शरीफ की नहीं है, बल्कि कानून और उससे बच जाने वाले या उससे अपने आप को ऊपर समझने वाली इलीट की लड़ाई है। यह मियां साहब का नहीं, पाकिस्तान का टेस्ट है। मुझे यकीन है मियां साहब इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन टेस्ट यह है कि क्या ताकतवर हुक्मरानों का एहतसाब इस मुल्क में होगा या नहीं। और यह केस आखिरी नहीं, यह शुरुआत है। उम्मीद करते हैं ऐसे हो कि इस चक्की से सब गुजरे। यह टेस्ट इस पूरे सिस्टम का, सब इदारों का इम्तिहान होना चाहिए। बहुत से तो अभी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, जिसमें नैब, FIA, FBR, पार्लियामेंट। इदारियाती दिवालियापन तो हमारे सामने है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां पर आगाज होगा इस केस का। वजीर आजम पाकिस्तान को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी और मुझे यकीन है पाकिस्तान के बेहतर पाकिस्तान के लिए कि बाकी सब की बारी के बाद आएगी। इसके बाद बैंक डिफॉल्टर्स क्यों बचे, कोई दूसरा भी क्यों बचे, इस मुल्क में सबको इस निजाम के सामने अकाउंटेबल होना चाहिए।
That's what a good democratic system is. जमहूरियत की बातें ना करें, ये जमहूरियत है कि सब लोग इदारे फाल हों, काम कर रहे हों और उसके सामने जवाबदेह हों. अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के भी बड़ा मसला हो रहा है. मेरा तो ख्याल है कि इनकी तनख्वाहें इतनी हो, जैसे जर्नलिज्म में बहुत बेहतरी की एक बुनियादी वजह यह भी है कि तनख्वाह इतनी बेहतर होगी, नोबडी इज लुकिंग एल्सवेयर, किसी और तरफ नहीं देखते पैसे के लिए. हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब का अलविदाई खिताब है, जरा ब्रेक ले लें, वो सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. शाज़िया मई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. सलमान मुजाहिद बलोच साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असेंबली, जिन्होंने करारदाद लाई है नैब के लिए, नैब के खिलाफ, खत्म करने के, उनके खिलाफ. शरियार अफरीदी साहब, समझ नहीं आती है भैया, मेंबर हैं वैसे टेक्निकली तो, यकीनन मेंबर हैं आजकल. नहीं पता नहीं चलता ना, आप कब आते कब चले जाते हैं, हमें वो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता. और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से. मैं सबसे पहले जरा ये जो आर्मी चीफ का फेयरवेल डिनर था, जमहूरियत की बात हम बहुत करते हैं, दीज आर गुड साइंस फॉर डेमोक्रेसी, अगर उस तरीके से देखा जाए तो. जी बिल्कुल, आई थिंक जमहूरियत में हम इर्तका के इस अमल को देख रहे हैं, पिछले दौर से देख रहे हैं. जिस तरीके से आपने कहा, हुई पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हुकूमत गई और दूसरी सियासी हुकूमत आई. गो के सिर्फ एक टेन्योर ऐसा था जिसमें एक सियासी हुकूमत ने अपना टेन्योर ख़त्म किया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और उसके बाद फिर कभी एक और सियासी हुकूमत के आने का मौका नहीं आया. और हमेशा जब भी हुकूमतें रही हैं, टेन्योर्स पूरे नहीं हो सके हैं. तो एक तो टेन्योर पूरा होना और फिर दूसरा पॉलिटिकल टेन्योर शुरू होना, वो पहली मर्तबा हुआ. और फिर आज भी जो मनाजिर देखें, इदारे इस तरीके से मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं. और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जो इदारों का रोल है, आईनी रोल है, उस एतबार से इदारे काम भी करें और वो मजबूत हों, मुस्तहकम. ये बात दुरुस्त. लीडरशिप क्वालिटीज, इंटेग्रिटी made the most difference, finest military leader of his generation. बड़े काइंड रिमार्क्स थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए, आर्मी चीफ के लिए. लेकिन सवाल फिर वहीं पे है कि जब अगले आर्मी चीफ की बारी है, फिर सियासत शुरू. किसी को नहीं पता आर्मी चीफ में से कौन होगा, वो सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं होगा. मेरा ख्याल है कि उसको भी उसके तरीके में भी वजाहत उनके जहन में होनी चाहिए. जिन अल्फाज से आज तक वजाहत किसने की? आपने एक्सटेंशन दी, कोई वजाहत नहीं हुई, ये पॉइंट करेंगे, वजाहत नहीं. जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल है कौम के सामने जनरल राहिल शरीफ की खिदमात बड़ी क्लियर हैं. और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर टेररिज्म को उन्होंने फेस किया है, काश के वो कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त था कि ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. काश के प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये रोल अदा कर सकते और पार्लियामेंट के अंदर अदा करते, तो बहैसियत एक सियासी कारकुन मुझे बहुत खुशी होती. यकीन माने, आपने अफरीदी साहब से कहा वो भी मेंबर है, कभी आते हैं कभी जाते हैं. वजीर आजम साहब भी मेंबर हैं, वो पहले मेंबर हैं फिर प्राइम मिनिस्टर हैं. और वो कभी आज मुशीर शाह साहब ने फरमाया कि वो 11% उनकी अटेंडेंस रही है. तो आप पार्लियामेंट को अगर इतना ही, मैं समझती हूँ कि अपने लिए इस काबिल ही नहीं समझेंगे कि आप आए कभी वहां, तो फिर वो जो एतराजात उठते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और कितनी मजबूत है, तो उसके लिए फिर हम भी खामोश हो जाते हैं कभी कभार. लेकिन देखिए, जरूरत यह है कि इदारे मजबूत होने चाहिए. बिल्कुल, वो लीडर ऑफ द हाउस है जो आज तकरीर फरमा रहे हैं, लेकिन हाउस उनको भूल गया है. बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी. मैं यही हाउस है जो तैयारी कर रहा है कि हम 24वीं तरमीम ले आए, लेकिन नैब जिसके बारे में सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 साल में हुई होगी, उसके ऊपर बात नहीं होती. उस पर जाने से पहले कि मैं जरा पॉलिटिकल साइड के ऊपर हूं, मैं जरा औरिया साहब से भी उनका नुक्ता नजर ये जान लूं कि ये वजीर आजम साहब ने कहा था जी, हमारे पास वो साउंड भी हम चला चुके पिछले प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी सबसे सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बनना चाहिए. ये पिक एंड चूज क्या होता है? लेकिन हमारी पॉलिटिक्स फिर उस जगह पे आ जाती है कि जब हम उस कुर्सी पे बैठते हैं औरिया साहब, तो फैसला करने का पैमाना बदल जाता है. देखें, इकबाल ने इब्रीज की मजलिस शूरा में एक जगह कहा है कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर. ये आज इतनी शानदार किस्म की तकरीबें जो पूरी पाकिस्तान की कौम देख रही है, आप अंदाजा करें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास की इलीट का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है. आप शजरा नस्ब उठा लें, आपको किसी जर्नैल का बेटा सिविल सर्विस में नजर आएगा, तो किसी का भाई एमएनए नजर आएगा, तो किसी का भतीजा जो है वो जुडिशरी में होगा.
पाकिस्तान की कोई एक छोटी सी क्लास है कि जो ये समझती है कि नहीं, हमें तय कर लेना चाहिए कि हमारी पीसफुल ट्रांजिशन हो, हमारे यहां लड़ाई बड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। अब पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने लड़ाई खत्म की, अब लगता यह है कि बाकी जगह भी मैं समझता हूं लड़ाई खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क का मसला पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होना है? ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, राहिल शरीफ साहब जा रहे हैं, 3 साल गुजार के जा रहे हैं, बड़ा अच्छा टेन्योर है, बहुत जबरदस्त टेन्योर है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कराची में एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, और उनके जाने से 1 महीने पहले वो इनिशिएटिव लोगों ने दम तोड़ते हुए देखा? क्या पंजाब के अंदर उनकी एंट्री जो है ऐसे हो गई कि जैसे एक इंडिया की फौज ने आना था या इंडिया की रेंजर्स ने आना था, उनको दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया कि भाई आप यहां नहीं आ सकते, आप तो किसी और जगह से, हम यहां खुद कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि लोगों को एक ऐसी गुना मायूसी की और टर्मोइल की सूरत हाल है, लोग सूली पे लटके हुए हैं कि पाकिस्तान का ये अदारा अब क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा। नहीं सर, लेकिन ये सवाल मसला ये है कि लोग उधर देख रहे हैं, लोग वोट डालते वक्त सोचे ना, आपका ये इदारा, इसकी लोगों को इसकी तरफ क्यों देखना चाहिए? इसका तो काम नहीं पॉलिटिक्स में, इनका तो ओथ है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। माफी चाहता हूं, बताओ मेरा इस पर बड़ा एक बात बताओ, मैं जी सर, मैं 32 साल सिविल सर्विस में गुजारे हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से जब तक ब्यूरोक्रेसी को डी नवाज नहीं किया जाता, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूं, इन्होंने पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और आईजी से लेके एसएचओ तक इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि अगले कई सालों तक, मैं तो समझता हूं ये पीसफुल ट्रांजिशन को छोड़ दें, इस क्राइसिस से अगर नवाज शरीफ निकल जाए, खुदा की कसम आप ताज पहना दें और बिठा दें, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, यही जीतेंगे। पाकिस्तान में आपका समझते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं? अफरीदी साहब, दैट्स व्हाट बहुत बड़ा ख्वाब है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, इसीलिए मैंने कहा ख्वाब है जो हम लोग देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, ये अफराद की बात नहीं। अफराद को छोड़ दें, फर्द का नाम आसिफ जरदारी भी हो सकता है, इमरान खान भी हो सकता है, नवाज शरीफ भी हो सकता है। वो जिस इलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, असल लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिसमें चंद लोग इस पूरे निजाम को एक हॉस्टेज करके बैठे हैं, और ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लोग अपने खिलाफ कुछ नहीं होने देते, जिनके आगे ना एफआईए बोल सकती है ना एफबीआर कोई इदारा नहीं काम कर रहे। उन्होंने किस काबिल नहीं छोड़ा किसी इदारे को कोई इदारा काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया काशिफ, आपके जवाब में बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहूंगा कि आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आर्मी का मोरल बड़ा है, लेकिन कुछ सवालात, और ये जान साहब ने भी उस बारे में, वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हो, वो रिजॉल्व, वो कमिटमेंट जो पेशावर फियास्को के बाद आर्मी चीफ ने कौम से कहा था, उस पर काफी सारे चीजें जो है वो कंप्लीट नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड वाइब्स दे रही हैं। तो 3 साल में इतना ही कर सकता है, तो क्या करे वो पाकिस्तान। आपका जिस साहब को, वैसे मैं माफी चाहता हूं, ये काम करने के लिए तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट किया था, या मैंने आप लोगों को वोट दिए हैं, आपको केपी में दिया, इनको सिंध में दिया, उसको मरकज में दिया। आप आर्मी चीफ की तरफ क्यों देखते हैं इस कामों के लिए? जब तो पंजाब में भी दिया, पंजाब में इनको तो हर जगह दिया, वहीं पे तो ऑपरेशन होने नहीं दिया। काशिफ, जब मुल्क की सिक्योरिटी की बात आए, जब आर्मी के जवान अपने जानों के नजराने दें, और जब पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करने की बात आए, तो ये आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग, मिसाल के तौर पे एक खुदकश बमबार है, वो 100, 200, 250 लोगों को टारगेट करता है। व्हाइट कॉलर क्राइम में जो मुल्क को लूट रहा है, मुल्क को दिवालिया कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स को किसी कैपेसिटी में प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से खिलवाड़ कर रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके नैब, आपका एफआईए, आपका एफबीआर, वो हाथ खड़े करके कह दे और ये कह दे कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये एबिलिटी नहीं, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। जब आपके मुल्क में लोग अनटचेबल हो जाएं, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पाकिस्तानी की, किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर के नाते, कि आप कम से कम इफेक्टिव मेजर्स तो लें। वो इफेक्टिव मेजर्स क्यों नजर नहीं आए? मिसाल के तौर पर, ये जो मेरे फाटा की और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूछते हैं कि जब कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात आई तो पंजाब में कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों नहीं हुई? जब आप हाथ डालने की बात करते हैं तो मेरे वो लोग जिनको मार दिया जाता है, जिनके घर तबाह हुए, जो आईडीपीस, उस तमाम जिम्रों में वो एग्जाम्पल और एग्जाम्पलरी रोल क्यों नहीं आया? तो हर जगह आप पत्थर उठाएंगे, उसके नीचे से ऐसे एरियाज निकलेंगे जिसमें कुछ नहीं हुआ।
तो काशिफ, जब आप याद रखें, जब सिविल मिलिट्री रिलेशन, आप अपना इंट्रो देख लें, सिविल मिलिट्री रिलेशन, और फिर जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करने की बात आए, तो वो लोग जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, वो लोग जिनके एट द बैक ऑफ देयर माइंड कोई फियर हो, फियर ऑफ अननोन, वो फिर कंफ्यूज वाइब्स देते हैं। कैसे कि 4 साहिबान को बुला लिया, अपना ब्लू आइड कौन है, कौन इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है, किसको लाएं किसको ना लाएं, फिर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के बजाय अपने इंटरेस्ट को और मफादात को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। नहीं, तो इट हैज टू चेंज, इट हैज टू चेंज। इस बात को तो एमएनए कैप्टन सफदर जो कि दामाद हैं वजीर आजम साहब के, उन्होंने खुद बड़ा वाज़ेह तौर पे एंडोर्स किया है पार्लियामेंट के फवाद साहब के बारे में खुद अपने ब्लू आइड ब्यूरोक्रेसी की तमाम दास्तान बयान की है। तो ये तो उनकी सफों में से आवाज उठी है, बल्कि उनके घर में से आवाज उठी है। वो भी सुना कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट फंड मांगे थे, इसने ना कर दिया, आगे उन्होंने कहा था डेढ़ 2 सालों को, जो भी हो, लेकिन असेंबली में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड उनका एहतजाज आ चुका रिकॉर्ड पे। अब बस ये है आपका निजाम जिसको बदलने के लिए आपने एक करारदाद तो दी। कौन नहीं जानता इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो सकता? कौन नहीं जानता इस मुल्क का एहतसाब का इदारा नैब काम नहीं करता? अब जबकि मियां साहब फंस गए हैं, 24वीं तरमीम आ जाएगी, नैब बदलने की कोशिश इस मुल्क में नहीं होगी। इनको 5 साल गाली निकालेंगे वो, लेकिन एहतसाब नहीं करेंगे इनका। ये है इस मुल्क का निजाम। आर वी हॉस्टेज टू दिस एलीट का हॉस्टेज है ना? फिर तो ये एलीट पैसे वालों ने एक नेट बनाया है जो इस मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। मैं इस पे एब्सोल्युटली। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, शाजिया मरी साहिबा, शहरियार भाई और वरिया साहब को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आर्मी चीफ का जाना और नए का आना, बहुत अच्छे इक़दाम, ज़रब अज़ब का क्रेडिट उनको जाता है। यहाँ से तालिबानिज़ेशन का ख़ात्मा, TTP का ख़ात्मा, हाई डाउट्स का ख़ात्मा शुमाली वज़ीरिस्तान से और फाटा से, सारे क्रेडिट आर्मी चीफ को हो जाते हैं। लेकिन हमें आर्मी चीफ के साथ इसका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भी देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब शख्सियत बदलती है तो पॉलिसी भी बदलती है। पॉलिसी इदारों की जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। शख्सियत बदलने से पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए, इदारे को अपना काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया शाजिया मरी साहिबा ने कि पंजाब में, और या मकबूल साहब ने फरमाया, पंजाब में नहीं जा सके। जो कराची के ऊपर बात की, कराची पॉलिसी 2 दिन पहले ताजरों से बात की है, कोर ऑफिस में यही कहा है कि जी पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, फिर दहशतगर्दों को सर उठाने का मौका ना मिले। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम तहसीन भी पेश करते हैं, और नेक तमन्नाओं के साथ। लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया है कि अब मैं अपनी लाइफ रिटायरमेंट के बाद शोहदा के लवाकिन के लिए वो वक्फ करूँगा, तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी वो अपने मार्का अंजाम देंगे। आज आपने करारदाद की बात की, आज हमने करारदाद MQM ने जमा कराई। क्यों जमा कराई? 184(3), जो कि एक आपको ह्यूमन राइट्स के तहत हाई कोर्ट में चले जाएं 199 आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए 184(3), वो आपको राइट देता है। उसके खिलाफ 24वीं तरमीम आ गई, अचानक आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि सू मोटो जो एक्शन लिया जाता है उसके खिलाफ अपील, अब जो सू मोटो होगा उसके खिलाफ अपील आ जाएगी, लार्जर बेंच बनेगा। तो अगर इस असेंबली को सिर्फ एज ए थंबिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करना है, इस असेंबली को सिर्फ हमें जरूरत है वहां मफादात के लिए इस्तेमाल करना है, और बाकी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, पिछले 5 साल गवर्नमेंट को तो आप गालियां देते रहे, और यही नवाज शरीफ साहब का बयान था कि जी सीनियरिटी को मेंटेन किया जाए, आप जो है प्रायोरिटीज आपकी ये हो कि मेरिट को मेंटेन किया जाए। आप इतना देर क्यों कर रहे हैं नया चीफ लगाने में? जो लिस्ट में नंबर 1 है आप उसका अनाउंस कर दें। लेकिन ये एम्बिग्यूटी का जो खेल खेला जा रहा है कि 29 तक लिस्ट में नंबर 1 ऊपर जाना चाहिए, लिस्ट में नंबर 2 चीफ बनना चाहिए ना जी। 29 तक इसको खींचो। अभी भी मियां साहब को ये फियर है, विच आई फील, कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं राहिल शरीफ साहब के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ कोई बंदा अपॉइंट कर दूं, और फिर ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, आखिरी दिन गेम बिगड़ जाए, खुदा ना खास्ता। मैं करारदाद पे बात करूं। देखिए नेप की तो आप देखें ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नेप को तलब किया पिछले माह कि जी आप आइए और बताइए पानामा पे, तो उनकी जो शेड्यूल फ्लाइट थी वो 9 अक्टूबर की थी, वो 7 अक्टूबर को चीन चले गए। अब मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले आए। तो अगर नेप के चेयरमैन को तड़ी लगाई जाएगी कि तुम शरीफों पे गिरेबान पे हाथ डाल दो जब अपने पे बात आएगी, लेकिन जब दूसरे की बात आएगी तो कहा जी पकड़ो, फड़ो
اور پھینٹو، پنجابی میں شاید یہی کہتے ہیں. جی جی تو ہم بھی کہتے ہیں. جو اس کے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کاشف بھائی. جیسے آج اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، نیب کا قانون جو ہے ایک ایسا ہو گیا ہے کہ ردی کی ٹوکری میں کاغذ کا ٹکڑا. لیکن اصل سوال یہ تو گیون ہے نا جی، مسئلہ سوال یہ، اس سے بڑا سوال یہ ہے. ایک جملہ کاشف بھائی، جب تک ایفیکٹیونیس آف لا نہیں آئے گا، امپلیمنٹیشن آف لا نہیں آئے گا، جب تک انٹینٹ نہیں آئے گی، جب تک نیت نہیں آئے گی شازیہ بی بی، یہ نظام تو ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ تو نیتوں کا ہے. کاشف صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی بہت سارے شوز کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سکینڈل جو سامنے آیا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے جو لوگ دن رات ان کی وکالت کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، عوام کا پیسہ ان پریس کانفرنسز پہ لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود بحیثیت وزیر اعظم 2 مرتبہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور 1 مرتبہ پارلیمنٹ میں آ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ احتساب سے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. تو ہماری تو خواہش یہی تھی، اور ایک عرصے سے، کئی ماہ سے یہ خواہش ہے کہ جی یہ تمام پروسیجر جو ہے اس کو ایک ڈیسنٹ اینڈ ملے، اور اب اس کے اندر قانون بنا لیں. قانون جو ہم نے ایک پیش کیا ہے، تو وزیر اعظم کو بچانے کا قانون آ جائے گا، وزیر اعظم کو پکڑنے کا قانون اس ملک پہ نہیں آ سکتا. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ کردہ قانون ایک تجویز کے طور پہ سامنے آیا ہے جس کو تمام اپوزیشن نے انڈورس کیا ہے، آپ ہمارا نام بھی ہٹا دیں، اپنا نام لکھ دیں، لیکن اس طرح کے قانون کے بغیر آپ کوئی گول اچیو نہیں کریں گے. اگر آپ واقعتاً 3 مرتبہ یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں، یا تو آپ تیار نہیں ہیں یا پھر آپ کانپ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، آج جو انہوں نے ایک حرکت کی، کیونکہ بات کی ہے سلمان بھائی نے، آج جو ہم نے وہاں واک آؤٹ کیا، آج جو انہوں نے ایک میں تو بےہودہ حرکت کہوں گی کہ جو انہوں نے کی، کیونکہ دیکھیں ہمارا بل پہنچ چکا ہے سینٹ میں، کمیٹی میں جا چکا ہے جو پینما پیپر انکوائریز کے حوالے سے ہے. آج جو انہوں نے ایک حرکت کی ہے کہ یہ وہ بل لے آئے ہیں جس پر ہم نے پہلے ہی اعتراضات کا بڑا سنگین اظہار کر دیا تھا، اور اچھا لے جو یہ میرے سامنے پڑا، اچھا لے کر بھی آئے ہیں یہ مذاق، ٹھیک ہے، تو چلو آپ لے آئے ہیں، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوگی، اپنے بینچز خالی، یعنی کہ ان کے اپنے لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے. اور ہوا یہ کہ پھر جب ہم نے واک آؤٹ کیا اس پروٹیسٹ میں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ آپ نے ہمیں بتایا، آپ یہ مسودہ لے آئے ہیں یہاں پر، نمبر آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے اپوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ ایک عجیب سے قانون کو ہم سپورٹ کر دیں گے، نہ اس میں ہماری اس میں کوئی سے شامل ہے، نہ اس میں ہماری ایکسیپٹنس شامل ہے. جب ہم نکلے تو جی کورم ٹوٹ گیا. کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو چند ممبران وہاں بیٹھے تھے، منسٹرز تو پرانی بات ہے، آتے نہیں وزیر تو نہیں، پتہ پوائنٹ ہے ان کا اپنا بل آ رہا ہے، ان کی لیجسلیشن ہے، ان کی خواہش کے مطابق آ رہی ہے، جو وہ چاہتے تھے تو بھی اپنے نمبر سے لا سکتے. سوال مسئلہ یہ، میں یہ بات مانتے ہوئے بھی اگر ہم کنسیڈ بھی کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر چاہیں گے تو اپنی مرضی کے قانون لے آئیں گے، اس ملک کے لیے نہیں آئیں گے. دیکھیں یہی تو آئرنی ہے کاشف، اپنے مفادات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ ملک کا کچھ بھی ہو. کلاسک ایگزامپل لائن آف کنٹرول ہے. آج بورس جو سیکرٹری فارن افیئرز ہیں انگلستان کے، ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں، کشمیر کا ذکر نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے آرمی چیف نے مورلیس ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کو رول پلے کیا. آپ نے کسی بھی سطح پر کوئی ایفیکٹو رول پلے نہیں کیا. مثال کے طور پہ یہ جو 24 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے، یہ 24 کانسٹیٹیوشن پاناما ایکٹ اس کو کہنا چاہیے، یہ جو لے کے آئے ہیں، آج پارلیمان کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کا بھی امتحان ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے نا. تو آج میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے مورل کریج کو، پی پی پی، اور جس طرح اب یہ سلمان بھائی بھی کہہ رہے ہیں، آج تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپوزیشن کو یہ میسج دینا ہے، رولنگ ایلیٹ کو جو انٹچیبل ہو گئے ہیں. یاد رکھیے سر یہ بھی رولنگ ایلیٹ ہے نا، یہ کون سی رولنگ ایلیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں کاشف، ہر صوبے میں تو خیر پارٹیز ہیں موجود. ہاں یہ بھی آپ بھی خیر رولنگ ایلیٹ سے مراد ہے وہ لوگ جو بڑے عرصے، پرویز خٹک صاحب رولنگ ایلیٹ نہیں ہے. کاشف میری بات سنیں، جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، دیکھیں میری بات، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ I agree with that. Nobody should be above law, is not above law. بٹ یہ تو سوال ہم یہاں بیٹھ کے ٹاک شوز میں کہتے ہیں، اچھی اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ایفیکٹولی کرتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں پریکٹیکل میں آپ کو بتاتا ہوں، وسل بلوور ایکٹ 2016 خیبر پختونخوا، اپنا سٹنگ منسٹر، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ایم پی اے کا باپ، مثال میں ایک آپ کو بتاؤں، فار ہیون سیک، 1.5 سال میں نہیں دیکھیں میری بات سن،
कितना You know and I know there are a lot more कमीशन में people who should be caught. जी हाँ, A lot more should be caught. करीब हाथ डाला जाएगा, अजय, लेकिन आप उनकी और यह सब कुछ- नीयत पे शक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सबको Action सेट speak कर louder than words. तो वो आपके सामने है। एक्शन आएगा तो कह देंगे आप बेहतर करें। आपके और यह साहब पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसी कोई इनिशिएटिव है, मुझे बताएं। और यह साहब कोई इनिशिएटिव आपने देखा है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ना हो? देखे, मैं एक अर्ज करूं, नैब का जो कानून है ना, उस कानून के तहत नैब का चेयरमैन जो है उसके पास जितने वसी इख्तियारात है, जितना वो पावरफुल है, उसको लगा तो सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते। वो चाइना जाना चाहे तो जा सकता है, इतना पावरफुल आदमी है जिसकी टांगे फालिज ज़दा हो और जो बंदा कुछ ना कर सके। यानी आप हैरान होंगे, इससे ज्यादा नैब को पावरफुल नहीं किया जा सकता जितना परवेज मुशर्रफ वहां कर गया था, और जितना उसके इख्तियार है, मौजूद है, कुछ नहीं करता। रिटायरमेंट हो चुकी हुई है, उम्र गुजार चुका हुआ है, उसके बाद उसको ये सर्विस मिली है, आगे कब्र नजर आ रही है, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। आप कानून, आप इतना बेहतरीन कानून लें, आप कुछ नहीं कर सकते। मसला पता है क्या है? मसला बुनियाद पर मैं पहले भी कहता हूं, आपने सिविल सर्विस की और इंतजामिया की रगों में से हर चीज, गैरत नाम की चीज निचोड़ दी हुई है। इनको अब होश ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आखिरी 6 महीने रहते हैं उसके FIR के सरबराह के, जो वहां बैठा हुआ है, आखिरी 3 या 4 महीने रहते होंगे FBR के चेयरमैन के। क्या कर लेंगे ये लोग? इनकी कैरियर आगे क्या बन जाएगा? मसला ये है कि ये पहले 17 ग्रेड से चल के 21-22 ग्रेड तक ये हैंड एंड ग्लव होते हैं करप्शन के, एक दूसरे के राज जानते होते हैं। हाँ, तो बेहतर जानते होंगे सर ब्यूरोक्रेसी को। अगर मुझे छेड़ा तो ये मसला हो जाएगा, उसको छेड़ा, ये पूरी की पूरी तत्हीर चाहिए। शानदार लॉ है। इलेक्शन कमीशन के पास इससे ज्यादा इख्तियार हो सकते हैं कभी, जितने इलेक्शन कमीशन के पास है? 3-4 महीने का जिक्र कर रहा हूँ। कानून और ये मकबूल बेहतरीन साहब, मैं बनेगा। आपको बताऊं, जो हमारे हाजिर चीफ जस्टिस हैं ज़हीर जमाली साहब, वो दिसंबर के एंड में रिटायर होने 1 महीना रह गया है। उसके बाद जो जस्टिस साकिब निसार साहब आ रहे हैं, नंबर 2, शायद लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी रहे। बाकी मैं नहीं कहता कहीं तौहीन अदालत में ना आ जाऊं। तो पॉलिसी है कि दिसंबर गुजारो, जनवरी में जनरल भी रहे हैं, जनवरी में जो है वो आ रहे हैं, एक साहब आ रहे हैं, उसके बाद आगे चलें। अब मैं अभी आपने कहा, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी मैंने आपने उनके बारे में I've heard good things about him by the way, recently। अभी आपने कहा कि जिन लोगों से उन्होंने मिले हैं, उन्होंने कहा भाई सर, अभी आपने, if somebody is looking for leverage, that's not happening। देखें, अभी आपने कहा कि अलविदा खिताब किया नवाज शरीफ साहब ने, तो ये अलविदा खिताब कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए अलविदा खिताब हो जाए। अरे आप बार बार क्यों ये डूम्सडे सिनेरियो पेंट कर रहे हैं? आपको ऐसा कुछ खबर है जो हमारे पास खबरें नहीं है? अगर आप कुछ ऐसी चीज जानते हैं हम नहीं जानते अगर भाई। PTI सही मानों में सबूत फराम कर देती है, अपने केस को सही मानों में साबित कर देती है, तो नो वे काशिफ, नो वे कि नवाज शरीफ साहब पानामा केस से बच जाए। He has to go। नहीं सर, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बताना पड़ेगा कि 6 महीने मैंने जिसका जिक्र ही नहीं किया कतरी का, वो सच ये आया कहां से है? कतरी की बात कर उसको पैसे कहां गए, उसको पैसे आगे कहां से ट्रांसफर हुए? ये देखें, जिसके हाथ में भी नीलसन नेस्कॉल का ओनर था, वो नीलसन और नेस्कॉल का ओनर चुराने से है ना। लैंड डॉक्यूमेंट आप कतरी की बात कर रहे हैं, अभी सऊदिया का भी आ रहा है सर, वो कहेगा आधे पैसे मैंने दिए, ब्रेक के बाद आज से मैंने दिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये 24वीं तरमीम क्यों आ रही है? एक तो नुक्ता ये हमने किया कि अगर आपने अपने आप को बचाना है औरिया साहब, तो अपनी मर्जी की कानून साजी करेंगे, लेकिन क्या खौफ है हुकूमत के अंदर के बस मामला खराब है? देखिए, सबसे पहले जब पाकिस्तान में आइन में तरमीम आई थी, वो आइन बनने के साल एक बाद आई थी, और वो जुडिशरी पे आई थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने की थी, और वो जुडिशरी के पर काटने के लिए की थी, अपील फॉर इक्विटल खत्म की थी, और 1-2 चीजें और की थी, ताकि हाई कोर्ट जो है वो इतनी पावरफुल ना रहे। लेकिन जाहिर बात है, उसी हाई कोर्ट ने फिर जो कुछ किया वो आपके भी सामने है। अब ये जो तरमीम बेसिकली लाई जा रही है, वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक इनहेरेंट कानून है ना, 184(3) और 187 और 190। ये 3 शिके जब आप मिला दें तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर मिल जाती है कि जो अल्लाह ताला तबारक व तआला के पास जमीन पे और किसी के पास नहीं आती। 184(3) के तहत आप अंदाजा करें कि उन्होंने एक इस केस में ये तय कर दिया हुआ है कि ये केस पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है। जब ये सुप्रीम कोर्ट तय कर देती है तो फिर इमरान खान बेशक अपनी पिटीशन लेके भाग जाए, दूसरे भाग जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत ये फैसला करना है और इंसाफ का फैसला करना है, और उसके तहत 187 के तहत वो डिक्री जारी कर सकती है, वो ऑर्डर जारी कर सकती है। ये खौफ है प्रॉपर्टी अटैच कि कुछ हो सकता है अफरीदी साहब? नहीं, अगर वो चाहें,
اگر شیر کو اپنی طاقت کا پتہ چل جائے تو یہ نون لیگ کا شیر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہاتھی کو اگر اپنی طاقت کا پتہ چل جائے تو زنجیر کو کب سے توڑ دے. کاشف دیکھیں لیکن یہ ٹیسٹ سب اداروں کا ہے. Everyone has to show their metal, unfortunately. Absolutely. کاشف نا امیدی کفر گناہ ہے. آپ کی نیک نیتی اور شیئر کمٹمنٹ اور نیور گیو اپ بدقسمتی سے ہو. کرکٹ کا میچ تھوڑی نہیں کاشف پاکستان میں انصاف کے اداروں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا ٹیسٹ ہے, بڑا ٹیسٹ کیس ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب چھٹ جائیں گے. آپ نے شروع میں میں نے بالکل آپ نے کہا تو وہ نا امیدی کا اظہار آپ کر چکے ہیں. نہیں وہ میں اس کسی اور پوزیٹیو سینس میں کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہو سکتے. لیکن وہ احتساب ویسا ہونا چاہیے. چڑھا سکتے ہیں, ایک وزیر اعظم کو گھر بیچ سکتے ہیں, دوسرے وزیر اعظم کو عدالت میں پیشی کر سکتے ہیں. کاشف پنجابی وزیر اعظم کیا کریں کاشف, اور وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. کاشف اب شکر کریں, ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلے ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کس کے ساتھ ہمارے برڈن آف پروف کس پر ہے؟ ڈیفینڈنٹ میاں نواز شریف. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. دیکھ نہیں انہوں نے کہا ہے پروسیڈنگ کے اندر کہا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی. لیز اے لائر, لیٹ می کم, یہ وکیل ہے نا, وکیل سے پوچھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کس بنیاد پہ کریں گے. بیونڈ ڈاؤٹ یا آپ ثابت نہیں کر پائے, یعنی آپ نے ہمیں کنونسنگ ایویڈنس نہیں دیا کہ آپ کے پیسے ٹھیک طریقے سے باہر گئے. سپریم کورٹ کے لیے کیا وہ ہوگا. اور یہ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ایپلیکینٹ ہے جو اپیلنٹ ہے. نہیں میں دو لا ہیں دیکھیں, میں ذرا دو لا ہیں, تیسرا کوئی لا نہیں ہے. میں جی وہ تیسرا پہلا لا یہ ہے انکم ٹیکس کا لا. اس لا کے تحت اگر میں یہ کہوں کہ کاشف عباسی تم نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ سوٹ تمہاری کمائی سے میچ نہیں کرتا, مجھے ثبوت ہو, تو آپ نے اپنا بتانا ہے کہ میں نے سوٹ کہاں سے لیا ہے. یہ انکم ٹیکس کا پراپر لا ہے, اور انکم ٹیکس اس کے اوپر گزشتہ 50 سال سے نوٹس دیتا آ رہا ہے. دوسرا نیب کا لا ہے, نیب کا لا بھی یہی ہے, یو آر گلٹی انلیس پروف ادروائز. تیسرا کرپشن پہ پاکستان میں کوئی لا نہیں ہے. ہم قانون سر اس ٹائم سپریم کورٹ کیا کس طرح دیکھے گی اس چیز کو, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ میں جو برڈن آف پروف ہے, برڈن آف پروف جو ہے کاشف بھائی وہ ایپلیکینٹ پہ, اپیلنٹ پہ, اور obviously جو ایپلیکینٹ ہے تحریک انصاف ہے, شیخ رشید صاحب ہیں, دیگر جماعتیں ہیں. سر نہیں 184 میں کوئی اپیلنٹ نہیں ہوتا سر. سر میں ایپلیکینٹ بات کر رہا ہوں 184 میں اور یا صاحب میں ایپلیکینٹ کی بات انہوں نے سپریم کورٹ نے پٹیشنر کا کہا تھا, پٹیشنر آپ ہیں, آپ ثبوت لے کر. سر جو لکھا جاتا ہے نا ایپلیکینٹ اوبلک پٹیشنر لکھا جاتا ہے, ہم جو فائل کرتے ہیں نا تو آپ اس کو پٹیشنر کہہ لیں, ایپلیکینٹ کہہ لیں, اور یا صاحب اتنا گہرائی میں نہیں جاتے. تو میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ برڈن آف پروف ان پہ جو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ثبوت و شواہد کی بنیاد پہ کرے گا جو اب تک اس کے سامنے نہیں لائے گئے. پی ٹی آئی نے جو 1600 صفحات جو پیش کیے ہیں یا اخباری تراشے ہیں, یا میں فگر اگر غلط کوٹ کر رہا ہوں, اس کو چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا یا جسٹس صاحب نے کیا کہا, اس پہ تو پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ آبزرویشن آئی. اٹ مینس کہ آپ وہ چیزیں نہیں پیش کر پائے, یا آپ نے اپنا وکیل پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, آپ کو اپنے بندے پہ اعتماد نہیں ہے, تو آپ کیس کیسے لڑیں گے. سن رہی ہے نا, وہ بھی وہ پکوڑے بیچنے والے کسی صحافتی ادارے کا ہی تھا سر. وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جب وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو 5 منٹ کی سزا دے کے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے, تو سٹنگ وزیر اعظم کیوں نہیں سٹنگ وزیر اعظم کو فارغ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد جو وزیر اعظم آتے ہیں ان کی بھی پیشیاں لگتی ہیں. تو دیکھیں اداروں میں جانا اور ان کے سامنے کھڑے ہونے میں بے عزتی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادارے جیسے انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ اداروں نے کرنا ہے. آپ نے میرا وہ نقطہ اٹھا لیا کہ میں نے جس پہ کہا وزیر اعظم بچ جائیں گے, آپ نے کہا مجھے یقین ہے وہ, لیکن پھر بھی ایسا نکل جائیں گے ہونا, نکل جائیں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ امید کرتے ہیں کہ لیکن احتساب تو ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے, ورنہ ہم اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پارٹی کے طور پہ کہہ رہے ہیں پھنسنا چاہیے. ہمیں بالکل یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم پر جو الزام لگا ہے, ان کے بچوں پر جو الزام لگا ہے, آپ نے اس طرح کہا نہیں نا, آپ نے یہ بات نہیں کی, تو ان پہ جو الزام لگا ہے ہم
خدا نخواستہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ وہ مجرم ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر سے اس داغ کو، اتنے سارے داغ جو لگ چکے ہیں، جو اب لگتے جا رہے ہیں، تضادات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اب انٹیریئر منسٹر صاحب نہیں ہے اس ملک میں، اب جس کا نمبر آئے گا، اندیا ملے گا کہ اسے عدالت میں جانا ہے، وہ ملک سے باہر چلا جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے طریقہ کار حکومت کا غلط ہے. اور اگر کسی بات پر حکومت کو اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو ووکل ہونا چاہیے تھا، تو پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان کا رویہ لائن آف کنٹرول پر، اس پر ہونا چاہیے تھا. کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ مجھے بتا دیں، اور کتنی ہوئی ہیں پیناما کے ڈیفنس میں؟ جہاں پہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو آ جائے، اس پہ ناراض بھی ہو بڑا جائے، ہائپ کریٹ کیا گیا، ہیو اینڈ کرائی ہوا. تو آج وہ کہاں گیا نیشنل سیکورٹی کا ایشو؟ ڈون والا کہاں گیا ایشو؟ 6 کا ٹری تو بن گیا نا. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ 6 لوگ ہیں، اس میں 2 خواتین بھی ہیں. اس کی وجہ سے اگر مصلحت کے تحت اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، کیوں نہیں لے رہے؟ ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا، ایک صحافی باہر چلے گئے، چودھری صاحب کہہ کے چلے گئے کہ جی وہ تو ویسے ہی خبر تھی. تو واٹ از دس؟ اگر نیشنل سیکورٹی کی بات ہے، پاکستان کی سلامتی بات ہے، ان اداروں کی سلامتی کی بات ہے جو آپ کے سیکورٹی کے ضامن ہیں، تو اتنا سیریس، اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. پھر بات ہوئی یہاں پہ کیس کی. دیکھیں، ہر کیس کو لڑنے کے لیے اتنے بڑے فورم پہ، اتنے بڑے کیس کو ایک اچھے وکلا کی ٹیم تیار کی جاتی ہے. یا پاکستان میں 2-4 نام ہی ہے، بابر اعوان، نعیم بخاری، اعتزاز احسن یا فلاں ڈمکا. یار یہاں پہ سپریم کورٹ میں اچھے سے اچھا وکیل بنا ہے. موجود ہیں یار، میں تو بہت نکما وکیل ہوں. سمجھ رہے شاعری صاحب، میں تو بہت نکما وکیل ہوں، لیکن مذاق نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، حامد خان صاحب کی وکالت پہ، ان کے ایز اے وکیل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ نے ان کو کھو دیا. اب آپ نعیم بخاری صاحب پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سول کے لوئر رہے ہیں، اچھے وکیل نہیں. حامد خان صاحب از اے پارٹ آف دی ٹیم، نمبر 1. نمبر 2، علی محمد خان از اے گڈ وکیل. کھڑا کر دیں. کھڑے ہیں کاشف. ہمارے پاس لائرز انشاءاللہ اس پہ کمی نہیں آئے گی. ایک چیز آپ دیکھیں، دبئی، جدہ، لنڈن، وکیل آپ بھی ہیں، 2 قوم سے خطابات، ایک آن دا فلور آف دی ہاؤس، 5 ان کے بچوں کے انٹرویو، کہیں پہ بھی قطر کا نام نہیں آتا. تو میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے، میں لیٹ می اوور سمپلیفائی. جی، یعنی آپ پہلے کہتے ہیں ہم گاڑی جب لاہور گئے تو ہم نکلے اور موٹر وے پہ گئے، آخر میں آپ کہتے ہیں جی ہم نے جو جی ٹی روڈ سے گئے تھے. تو بھائی موٹر وے کیوں کہا آپ نے؟ یہ اب اگر اس طرح کا تضاد ہوگا، کاشف مفروضوں پہ نہیں، آپ نے نہیں بنائے، کاشف مفروضوں پہ نہیں. مریم نواز کہتی ہے 2012 میں کہ میری نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں. تو 2011-12 میں آج کس شکل میں وہ 2006 کی سٹیٹمنٹ کے بعد ساری چیزیں، میری بہن، بھائی، میری والدہ، میرے والد، کسی کی لنڈن میں کوئی پراپرٹی نہیں. پھر جاسم شہزادہ صاحب، اور ہیلی کاپٹر کیس میں بھی بچانے آ گئے تھے. جاسم صاحب جتنے آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی ادھر سے خط آیا تھا. بس جی ان کی کیا بات. جاسم قطری شہزادہ جتنا کنٹروورشل ہے. اب میرا سوال ہی ہے، کیا یہ پاکستانی قوم خدا نخواستہ بے وقوف ہے؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں بھائی، نہیں بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ they will have to pay a very heavy price for that. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ یہ کیس، کہ میں پہلے بھی کہہ چکا یہ واٹر شیڈ ہے، اور یہ واقعی یہ کیس سیاستدانوں کا آپسی کیس نہیں ہے، یہ کسی کو گرانے کا، کسی کو اٹھانے کا کیس نہیں ہے. یہ سمت تعین کرے گا کہ اس ملک نے آگے جانا کدھر ہے. کیا پاورفل ایلیٹ کبھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ اس کے لیے ہے. کیونکہ اب بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کیس کے حوالے سے جن کو پروب ہونا چاہیے، جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ہو یا کسی غریب آدمی کو تو آپ اٹھا کے جیل میں پھینک دیں، ایلیٹ نہ پکڑی جائے. دیٹس واٹ دا کیس ہے، اور اسی لیے اس کیس کا انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.